मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि ठोस अवस्था कंप्लीट कराऊंगा। यानी कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी इसी वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। बाकी न्यूमेरिकल के लिए आपको इसके बाद वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है ठोस अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें मैं जो भी टॉपिक बताऊंगा आपको वो फिगर के द्वारा समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब ध्यान दीजिए कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो इसमें दिया गया है पहले कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण यानी कि परमाणु, अणु या फिर आयन। तो अवयवी कण का मतलब यहाँ पर परमाणु, अणु या फिर आयन से है। तो इसमें वही दिया गया है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणु बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। तो ये ठोस अवस्था की परिभाषा है, यानी कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो आप बता सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणु बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। अब इसी को अगर आप साधारण तरीके से बताना चाहते हैं तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको इसको एक आरेख के द्वारा समझा देता हूं। तो ध्यान दीजिए इसमें, जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ है। तो यहाँ पर आपको मैं एक पदार्थ बता देता हूँ। यहाँ पर एक कोई पदार्थ लिया गया है। ये पदार्थ यानी कि प्लास्टिक भी हो सकती है, कोई धातु भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक पदार्थ लिया गया है। तो जब किसी पदार्थ का गलनांक जो है अगर वो कमरे के ताप से अधिक है, कमरे के ताप से जो है वो अधिक है। इसमें आपको ये बताया गया कि कोई भी पदार्थ जिसका गलनांक जो है अगर वो कमरे के ताप से अधिक है तो पदार्थ की वो अवस्था जो है वो क्या कहलाती है, ठोस अवस्था। यानी कि वो पदार्थ जो है किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो आप बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जिसका गलनांक जो है अगर वो कमरे के ताप से अधिक है तो वो पदार्थ जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया गया, ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया गया। तो प्लास्टिक को अगर हम लोग कमरे में रखते हैं तो प्लास्टिक देखिए जिस प्रकार आप रखेंगे वो उसी प्रकार से आपको दिखाई देती है। यानी कि उसका गलनांक जो होता है वो कमरे के ताप पर वहाँ पर अधिक होता है, कमरे के ताप से अधिक होता है, इसलिए वो आपको उसी प्रकार से यानी कि ठोस अवस्था में दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग जल की बात करें तो जल का जो गलनांक होता है वो कमरे के ताप से जो है हमेशा कम होता है। तो जल का गलनांक जो है कमरे के ताप से कम होता है, इसलिए जल जो है वो द्रव अवस्था में होती है, ये ठोस अवस्था में नहीं होता है। तो याद रखना आपको, जल का गलनांक जो होता है वो कमरे के ताप से कम होता है, इसलिए जल जो है वो द्रव अवस्था में होता है, वो ठोस अवस्था में नहीं होता है। बाकी आपको याद रखना है कि कोई ऐसा पदार्थ जिसका गलनांक जो है वो कमरे के ताप से अधिक हो तो वो पदार्थ जो है ठोस अवस्था में होता है। इसके बाद है ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि ठोस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले आप इसमें ध्यान दीजिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु या फिर आयन। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ पराशी व्यवस्था होती है तथा इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है। यानी कि इनके जो ज्यामितीय विन्यास होते हैं वो निश्चित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, यानी कि अवयवी कण जो कि अणु या परमाणु या फिर आयन से मिलकर बनते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ये आपको याद रखना है हमेशा कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं और उस निश्चित प्रकार की जो है लगातार पुनरावृत्ति होती रहती है। और ये क्रिस्टलीय ठोसों में जो है
व्यवस्था जो होती है वो दीर्घ पराशी होती है। इसके अलावा इनकी ज्यामितीय विन्यास जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। तो ये सब क्रिस्टलीय ठोस के गुण होते हैं। तो आपको इसमें मुख्य पॉइंट इतना याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो इसको हम एक फिगर के द्वारा ध्यान देते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्रिस्टलीय ठोस को एक फिगर द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को एक निश्चित क्रम में जो है व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको आपको एक निश्चित क्रम में रखना है। तो क्रिस्टलीय ठोस में जितने भी अवयवी कण होते हैं वो सब जो है एक निश्चित क्रम में होते हैं। तो वही यहाँ पर इसको आपको फिगर के द्वारा ध्यान देना है। यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो है क्रिस्टलीय ठोस के लिए एक फिगर तैयार किया गया है। इसमें क्रिस्टलीय ठोस में जो ये अवयवी कण होते हैं, ये सभी अवयवी कण जो है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये कणों को प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो आपको याद रखना है, इसमें जितने भी अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु और आयन होते हैं वो सब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर अब आपको फिगर में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं इसमें। तो ये याद रखना है आपको कि क्रिस्टलीय ठोस में जितने भी अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इनकी जो है लगातार यानी कि इस निश्चित प्रकार की पुनरावृत्ति जो होती है वो लगातार होती है। ध्यान दीजिए, जैसे कि ये दिया गया है इसी प्रकार से, ये इसी प्रकार से, ये लगातार इसी प्रकार दिया गया है। अगर क्षैतिज देखेंगे, अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो ये इस प्रकार भी लगातार उसी प्रकार से पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ये जो है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और इसके अलावा इसमें दिया गया कि क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस माना जा सकता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो एक प्रकार का वास्तविक ठोस होता है। और आप बता सकते हैं कि जैसे हीरा, क्वार्टज, सिल्वर, ग्रेफाइट, ये सभी जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब की बार अक्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें याद रखना है, तो इसमें दिया गया आपको कि इसमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु पराशी होती है, अर्थात इनमें कणों के व्यवस्था क्रम अनियमित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कि आपको भी बताया गया था कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित प्रकार से व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी कि इनका क्रम जो होता है वो अनियमित होता है। अब आप इससे भी फिगर में ध्यान दीजिए। तो जैसे हम लोग इसका फिगर प्रदर्शित करेंगे तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं इनका कोई निश्चित क्रम जो है वो नहीं होता है, इनका क्रम जो होता है वो अलग अलग आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये सभी कण जो होते हैं उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है और ये अनियमित कण में बंधे होते हैं एक दूसरे से, और ये जो होते हैं लघु पराशी होते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस फिगर में कि ये जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, तो ये जो होगा अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना होगी यहाँ पर, और जो इसके पहले आपको बताया गया था वो जो थी क्रिस्टलीय ठोस की। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनका क्रम निश्चित होता है और इसमें अवयवी कणों का जो क्रम होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको इस फिगर में याद रखना है कि यहाँ पर इनका कोई क्रम जो है वो निश्चित नहीं है, यानी कि ये अनियमित क्रम में जो है व्यवस्थित रहते हैं। तो ये इसका फिगर हो जाएगा अब यहाँ पर। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना हो गई है। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस और ये क्रिस्टलीय ठोस, तो अब दोनों में आपको याद रखना है। तो इसमें अवयवी कणों जो होते हैं उनकी संरचना यानी कि वो जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसमें अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो अनियमित रहते हैं, यानी कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसके अलावा इनकी जो संरचना होती है वो दीर्घ पराशी होती है और इनकी जो संरचना होती है वो लघु पराशी होती है। इसके अलावा आपको इसमें ये भी बताया गया था कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस माने जाते हैं। तो इस प्रकार के जो पॉइंट हैं वो आपको
याद रखना है। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों जो होते हैं उनका क्रम निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अनियमित होते हैं, यानी कि इनका क्रम निश्चित नहीं होता है। और आप अक्रिस्टलीय ठोस में उदाहरण के लिए बता सकते हैं जैसे कि कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। तो ये सभी जो होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके अलावा पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें हमेशा ये आता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि अगर इन दोनों में आपको अंतर बताना है तो आप पहला पॉइंट तो यही बता सकते हैं इसमें कि क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति जो होती है वो अनियमित होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति जो होती है वो निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति जो है वो निश्चित नहीं होती है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनकी अवस्था निश्चित होती है और इसके अलावा अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं उनकी अवस्था अनियमित होती है। और आप ये भी बता सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। तो आपको याद रखना है, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। तो आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इन्हें लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? क्रिस्टल का घनत्व। तो क्रिस्टल का घनत्व जो होता है इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं रो से। ध्यान दीजिए, इसके लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है रो बराबर Z गुणे M बटे होता है A⁻³ गुणे Na, इतना लिखते हैं। ये क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रो दिया गया है, ये होता है क्रिस्टल का घनत्व, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आया है जेड के बारे में आप बता सकते हैं कि प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रति इकाई सेल में उपस्थित, प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आया है M, कैपिटल M, इसके बारे में आप बता सकते हैं तत्व का परमाणु भार। ये यहाँ पर हो जाएगा परमाणु भार। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आया है A, तो A के बारे में आप बता सकते हैं इकाई सेल के किनारों की लंबाई, इकाई सेल के किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो आया है Na, इसे बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। याद रखिएगा, इसे बोला जाता है आवोगाद्रो संख्या। इसका मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23, ये मान होता है और इसे बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। इसके बाद अगला टॉपिक है क्रिस्टल जालक, यानी कि क्रिस्टल जालक क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों यानी कि परमाणु, अणु तथा आयन की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है, यानी कि जो अवयवी कण हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है और इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इसमें बताया गया कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर आपको इसे समझने में समस्या हो रही है तो आप इसे दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं, जिसमें ध्यान दीजिए, इसमें अथवा करके दिया गया है। आप ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि x, y तथा z तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। तो इसे आप दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि x, y और z तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने पर जो जटिल संरचना बनती है वही जालक
कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, जैसे अगर इसका हम लोग फिगर तैयार करें तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें आपको बताया गया कि एक्स वाई जेड और तीनों अक्षों पर जो है अवयवी कणों को व्यवस्थित करने पर जो जटिल संरचना बनती है वही जो है जालक कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग जालक का फिगर तैयार करते हैं तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से तैयार होगा। यहाँ पर पहले हम लोग इसे एक वर्ग के प्रकार से बनाएंगे, इसके बाद इसमें हम लोग एक दूसरा वर्ग तैयार करेंगे। इस प्रकार से आपको बनाना है, ये दूसरा वर्ग, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद इसी में आपको एक तीसरा वर्ग और भी तैयार करना है इसी प्रकार से। यहाँ पर हम लोग ये तीसरा वर्ग तैयार करेंगे इसका। इस प्रकार से वर्ग बनाने के बाद ध्यान दीजिए ये और इसको जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम लोग इनको जोड़ेंगे। इधर से आपको ये जोड़ देना है और इसके अलावा इसको ऐसे जोड़ देना है, यानी कि सभी में आपको एक वर्ग में 4 छोटे छोटे वर्ग और तैयार कर देने हैं। ये यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसे तैयार करेंगे। तो ये आप एक प्रकार से बता सकते हैं यहाँ पर कि ये एक त्रिविम जालक है, यानी कि एक त्रिविम जालक यानी कि क्रिस्टल जालक होगा। इससे आप बोल सकते हैं त्रिविम क्रिस्टल जालक। तो यहाँ पर जो है इसमें एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर जो है अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से ये एक जटिल संरचना जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो ये क्रिस्टल जालक होता है। और इस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उनको हम लोग बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनको हम लोग बिंदु द्वारा जो है प्रदर्शित करेंगे। अवयवी कणों को जो है बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम लोग इसको बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो जिसे हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो अवयवी कण होते हैं इनको हम लोग बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इससे जालक बिंदु जो है कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो अवयवी कण है इनको आपको बिंदु के द्वारा जो है वो प्रदर्शित कर देना है। इसके बाद अगला टॉपिक है एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। तो ध्यान दीजिएगा, एकक कोष्ठिका या फिर इसे हम लोग बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तो अभी आपको क्रिस्टल जालक बताया गया था, तो इसमें यह बताया गया कि एकक कोष्ठिका जो है क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। एकक कोष्ठिका जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो पहले आप एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका को जो है फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें अभी आपको क्रिस्टल जालक का ये फिगर दिखाया गया था। तो इसी में इसका एक भाग यानी कि छोटे से छोटा जो एक भाग है, जैसा कि यहाँ पर मैं अलग एक बना देता हूँ, इसका एक अलग भाग जैसा कि ये फिगर में बनाया जा रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये एकक कोष्ठिका बनाई गई है। यहाँ पर ये इसके तीनों कोने दिखाए गए जिसमें हम लोग अल्फा, बीटा और ये कोण मान सकते हैं गामा। इस प्रकार से इसे दिखा सकते हैं। तो ये एकक कोष्ठिका है। तो इसमें यही बताया गया था कि एकक कोष्ठिका जो है वो क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर जो है संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि ये दिखाया जा रहा है और बाकी आपको ये जो फिगर दिखाया गया बगल में, इसका ये एक छोटा भाग दिया गया, यानी कि इसी भाग को अगर हम लोग आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ रख देंगे तो ये एक क्रिस्टल जालक तैयार हो जाएगा, जैसा कि आपको ये फिगर दिखाया जा रहा है। तो ये जो है उसका एक छोटे से छोटा भाग है। तो वही इसमें बताया गया था परिभाषा में कि एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तो इसमें यह बताया गया कि एकक कोष्ठिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो अब ध्यान दीजिए, पहला दिया गया है कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो पहला आपको इसमें दिया गया सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SCC। इसका मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC, जिसे हम लोग बोलते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो इसमें दिया गया है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं
सरल घनीय एकक कोशिका कहलाती है, यानी कि SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। तो याद रखिएगा, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण जो है केवल कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, वो सरल घनीय एकक कोशिका कहलाती है। ध्यान दीजिए, तो अभी आपको यहाँ पर एकक कोशिका की संरचना दिखाई गई थी। ध्यान दीजिए आप एक बार फिर से, यहाँ पर मैं एकक कोशिका की आपको यहाँ पर संरचना बना देता हूँ। यहाँ पर एकक कोशिका, तो ये एकक कोशिका की संरचना हो जाएगी इसमें पहले। तो ये एकक कोशिका की जो है वो संरचना हो गई है यहाँ पर। तो इसमें ये बताया गया कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण जो है वो केवल कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोशिका के कोनों पर, यानी कि ध्यान दीजिए जैसा कि आपको ये फिगर में दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये केवल जो है कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है ये बोलते हैं इसे सरल घनीय एकक कोशिका। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल घन के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये सरल घनीय एकक कोशिका हो जाएगी। तो इसमें अगर हम लोग प्रति एकक कोशिका में कणों की कुल संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए इसके लिए। तो इसमें जब प्रति इकाई सेल में हम लोग कणों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो कोनों पर जो अवयवी कण ले गए थे उनकी संख्या थी 8। तो इन संख्याओं का हम लोग लेंगे इसमें 1/8 गुना। तो 1/8 गुना जब करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसमें आप बता सकते हैं कि प्रति इकाई सेल में जो कणों की कुल संख्या होती है वो होती है 1। बाकी आपको याद रखना है कि SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, तो अब दूसरा ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है केंद्रित एकक कोशिका। तो ये इसका दूसरा प्रकार है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। तो अभी आपको इसके पहले यानी कि सरल घनीय एकक कोशिका में बताया गया था कि उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, और इसमें ये बताया जा रहा है कि एकक कोशिका में अवयवी कण जो है वो कोनों के अतिरिक्त जो है अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, तो फिर वो केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, यह जो है 3 प्रकार की होती है, यानी कि जो केंद्रित एकक कोशिका है यह 3 प्रकार की होती है। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला आपको दिया गया है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम लोग बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका, या फिर इसे शार्ट में हम लोग लिखते हैं BCC। जैसे इसके पहले वाले में अभी आपको वहाँ पर बताया गया था SCC, उसी प्रकार से इसको बोलते हैं BCC। इसका मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसे बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका। तो ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हों तो यह अंतः यानी कि काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। तो अब ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर हम लोग एकक कोशिका की संरचना बनाएंगे जैसे अभी बनाया गया था। तो यहाँ पर एकक कोशिका की आपको पहले संरचना तैयार करनी है। ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर एकक कोशिका की संरचना है ये बनाई जा रही है। तो यहाँ पर ये एकक कोशिका की संरचना हो जाएगी। तो इसमें आपको बताया गया था अभी कि इसके पहले वाले में कि इसमें जो है वो घन के कोनों पर केवल जो है अवयवी कण उपस्थित होते हैं, और इसमें जो है अवयवी कण वो घन के कोनों के अतिरिक्त जो है वो केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोनों पर भी प्रदर्शित किया। इसके अलावा अवयवी कण जो होगा वो घन के केंद्र पर भी उपस्थित होगा। तो याद रखिएगा, जब घन के केंद्र पर भी उपस्थित होता है कोनों के अतिरिक्त तो उसे हम लोग बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये घन के केंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित होगा। तो इसमें अगर हम लोग प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए इसमें, तो इसमें अवयवी कणों की जब संख्या ज्ञात करेंगे तो 8 कोनों पर अवयवी कण यानी कि 8, तो इसका हम लोग 1/8 लेंगे, और इसके अलावा जो एक कण है वो केंद्र पर उपस्थित है तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 और 1 ये मिलके हो जाएगा यहाँ पर 2।
तो आप बता सकते हैं कि काय केंद्रित एकक कोशिका में जो प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दिया गया है, यानी कि इसी का सेकंड प्रकार दिया गया कि फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका इसे हम लोग बोलते हैं FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें दिया गया कि यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हों तो यह फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि इसमें कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर था, और इसमें जो है बताया गया है कि कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के प्रत्येक फलक पर, यानी कि कोशिका के जो फलक होते हैं उनके सभी केंद्रों पर उपस्थित हों तो यह फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि ये एक घन के आकार का बॉक्स लिया गया है, तो इसमें यहाँ पर कोनों पर जो अवयवी कण उपस्थित होंगे तो उनकी संख्या तो 8 होती है, जैसा कि अभी आपको फिगर में दिखाया गया। तो इसमें फलक ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो एक ये फलक हो जाएगा इसका, इसी प्रकार से ये दूसरा फलक होगा, और ये तीसरा फलक होगा, ये चौथा फलक, इसके अलावा ये पांचवा, और इधर ये हो जाएगा छठवां, यानी कि इसमें 6 फलक होंगे। तो इसमें 6 अवयवी कण जो है और उपस्थित हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा 8 जो है वो कोनों पर उपस्थित होंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग एकक कोशिका की संरचना तैयार करेंगे तो पहले इसकी संरचना बनाएंगे यहाँ पर हम लोग एकक कोशिका की। तो यहाँ पर ये एकक कोशिका की संरचना तैयार हो गई। तो इसमें आपको बताया गया कि प्रत्येक कोने पर अवयवी कण जो है वो उपस्थित ही होंगे, और प्रत्येक कोने के अतिरिक्त जो इसमें फलक दिए गए हैं उन पर भी अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो जैसे आपका ये ऊपरी फलक होगा, इस पर एक होगा, एक ये आपका निचला फलक होगा, इस पर होगा, एक ये साइड में फलक होगा, इस पर होगा, एक ये इस पर होगा। इसके अलावा आपका ये एक जो सामने का पृष्ठ आपको दिखाई देगा इस पर होगा, और एक ये पीछे वाले पृष्ठ पर होगा। तो टोटल 6 और हो जाएंगे। तो वही इसमें दिया गया था कि यदि अवयवी कण जो है कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी स्थित हों तो यह फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है, यानी कि FCC कहलाती है। तो इसमें अगर हम लोग कणों की संख्या ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें जब हम लोग प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे तो 8 कोने पर अवयवी कण दिए गए थे, तो उन 8 अवयवी कण का 1/8 लेते हैं। इसके अलावा जो फलक दिए गए हैं इसमें 6 फलक हैं और प्रत्येक पर एक एक अवयवी कण उपस्थित है, तो 6 फलकों का आधा लेते हैं यहाँ पर। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 तिहाई 6, यानी कि ये आएगा 1 और प्लस में आएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा 4। तो अब बता सकते हैं कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में जो है सेलों में कणों की कुल संख्या जो होती है वो 4 होती है। इसके बाद ये इसका तीसरा प्रकार अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं आधार केंद्रित एकक कोशिका। तो इसमें दिया गया है कि इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया कि जो अवयवी कण हैं वो कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इसको हम लोग फिगर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एकक कोशिका की पहले संरचना प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एकक कोशिका की यहाँ पर संरचना प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पर ये एकक कोशिका की संरचना हो जाएगी। तो इसमें बताया गया कि अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कोने दिए गए हैं, इन कोनों पर अवयवी कण हो जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त जो है वो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, जैसे कि ये आपकी एक ऊपरी फलक हो जाएगी और इसके अलावा ये एक निचली फलक हो जाएगी। तो इस पर भी मान लेते हैं। तो इन दोनों विपरीत फलकों पर भी जो है ये उपस्थित होते हैं। तो आपको इसमें यही बताया गया परिभाषा में कि अवयवी कण जो है वो कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसमें हम लोग कणों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसमें प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या जब ज्ञात करेंगे तो 8 कोनों पर अवयवी कण, तो उसका हम लोग 1/8 लेंगे, और इसके अलावा 2 फलकों पर दिए गए हैं तो 2 फलक गुणे इसका हम लोग 1/2 लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2, फिर इसके बाद ये 1 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 2। तो अंत केंद्रित एकक कोशिका में जो है कुल संख्या जो होती है कणों की वो 2 होती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, एक नोट पॉइंट लिखा है कि FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल
या फिर आप इसे बता सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो FCC विन्यास के लिए कोर की लंबाई a और त्रिज्या r में संबंध। तो इसके लिए जो संबंध होता है वो होता है 2r प्लस फिर प्लस r माइनस बराबर a। तो ये संबंध होता है FCC के लिए। यहाँ पर r प्लस जो लिखा गया है वो धनायन की त्रिज्या है और r माइनस जो है वो ऋणायन की त्रिज्या है। इसके अलावा a जो है वो FCC विन्यास के लिए कोर की लंबाई है। तो ये संबंध होता है। ये सूत्र न्यूमेरिकल के लिए आवश्यक होगा। टॉपिक है ठोसों में संकुलन, यानी कि ठोसों में जो संकुलन होता है वो क्या होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। क्योंकि आपको याद होगा ठोस अवस्था की परिभाषा में आपको बताया गया था कि जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं, यानी कि वो प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जो है बंधे रहते हैं। इसलिए उनके मध्य जो है रिक्त स्थान वो बहुत ही कम होता है। तो वही इसमें बताया गया है कि ठोसों में अवयवी कण जो है वो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे निविड़ संकुलित संरचना यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपको ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य जो है रिक्त स्थान बहुत ही कम हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है यानी कि जो संरचना बनती है उसे निविड़ संकुलित संरचना यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों को ठोस गोले के समरूप मानते हुए, यानी कि जो अवयवी कण है अगर उसको हम लोग ठोस गोले के समान मान लें तो उस समय जो है इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं निर्मित की जा सकती हैं। तो वही इसमें दिया गया है कि एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों को ठोस गोले के समरूप मानते हुए 3 पदों में संरचनाएं निर्मित की जा सकती हैं। यानी कि जो अवयवी कण है उसे आपको ठोस गोले के समरूप मानना है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये बना दिया गया एक ठोस गोला, तो यहाँ पर जो अवयवी कण है उससे आपको एक ठोस गोले के समरूप मानना है। तो जो इस प्रकार हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो इस प्रकार जो है निविड़ संकुलित संरचनाएं जो 3 प्रकार की प्रदर्शित होंगी। यहाँ पर इस ठोस गोले की त्रिज्या हम लोग मान सकते हैं, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ये हो जाएगी यहाँ पर त्रिज्या इसकी कैपिटल R। तो इसमें आपको यही बताया गया कि अवयवी कणों को ठोस गोले के समरूप मानते हुए जो है 3 पदों में संरचनाएं निर्मित की जा सकती हैं। तो अब ध्यान दीजिए, तो जो 3 प्रकार की संरचनाएं निर्मित की गई हैं उसमें पहला होता है एक विमीय निविड़ संकुलन, दूसरा होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन और तीसरा होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो यहाँ पर एक विमीय का मतलब यहाँ पर एक विमा में यानी कि किसी एक अक्ष पर निविड़ संकुलन, यहाँ पर द्विविमीय यानी कि 2 अक्षों पर निविड़ संकुलन और त्रिविमीय यानी कि 3D यानी कि यहाँ पर तीनों विमाओं में निविड़ संकुलन। तो यहाँ पर अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब पहला ध्यान दीजिए इसमें, तो इसमें ध्यान दीजिए पहला दिया गया है एक विमीय निविड़ संकुलन, जिसे हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पर जो निविड़ संकुलन होता है वो एक विमा में होता है। एक विमा का मतलब यहाँ पर किसी एक दिशा में बोल सकते हो आप, यानी कि किसी एक अक्ष पर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग अक्ष को प्रदर्शित करें, यानी कि यहाँ पर ये कोई एक अक्ष प्रदर्शित कर देते हैं, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, यानी कि किसी एक का प्रयोग करना है, यानी कि एक विमीय है यहाँ पर किसी एक विमा। तो यहाँ पर किसी एक विमा में जो है ठोस गोलों को आपको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि उनके बीच जो है रिक्त स्थान बहुत ही कम हो। जैसे ध्यान दीजिए, ये पहला गोला, इसके बाद फिर यहाँ पर आप इसी प्रकार से प्रदर्शित करेंगे दूसरा गोला, फिर यहाँ पर ये अगला हो जाएगा इसी प्रकार से तीसरा, फिर यहाँ पर ये ध्यान दीजिए अगला चौथा, फिर इसके बाद ये पांचवा, फिर इसी प्रकार एक और बना सकते हैं आप ये छठवां। यहाँ पर इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया गया, यानी कि एक विमा में यानी कि एक ही दिशा में इनको प्रदर्शित किया गया यहाँ पर। तो वही इसमें बताया गया था एक विमीय निविड़ संकुलन, यानी कि इनको एक विमा में जो है इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि ये एक दूसरे को स्पर्श करें।
यानी कि इनको एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही विमा में व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार जो संकुलन होता है उसे बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। तो याद रखिएगा, एक ही विमा में जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए जो है एक पंक्ति में व्यवस्थित करने पर इसे बोलते हैं हम लोग एक विमीय निविड़ संकुलन। और इसमें आपको याद रखिएगा, जैसे ये कोई एक गोला दिया गया है तो इस गोले को दो गोले स्पर्श कर रहे हैं, एक ये इसके बाईं तरफ जो दिया गया है और एक इस गोले के ये दाईं तरफ दिया गया है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला जो है दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। और आपको इसमें एक पॉइंट और भी याद रखना है कि कोई भी ठोस गोला जो है उसके पास जितने निकटवर्ती स्पर्श गोले होते हैं, यानी कि जो उसको स्पर्श करते हुए रहते हैं, तो आप बता सकते हैं किसी भी संरचना में एक गोले के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। यानी कि किसी भी गोले को जितने गोले स्पर्श करते हैं वो उनकी उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि इसमें इस गोले को ध्यान दीजिए, दो गोले स्पर्श करते हैं, यानी कि एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सह संयोजन संख्या जो होगी वो 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर इस गोले को जो है दो गोले स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर इसकी उप सह संयोजन संख्या जो होगी 2 होगी। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें एक पंक्ति में जो है ठोस गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित करना है यहाँ पर। इसके अलावा इस व्यवस्था में जो प्रत्येक गोला है वो दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। कोई भी गोला, ध्यान, जैसे ये गोला होगा तो ये इस गोले के और इस गोले के संपर्क में होगा। इसके अलावा किसी भी संरचना में एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को जो है उसकी उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर उप सह संयोजन संख्या जो होगी वो 2 हो जाएगी। तो वही चीज इसमें अब लिखी गई है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें आप, तो इसमें दिया गया है कि एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक ही विधि है जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि ठोस गोलों को जो है एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित करते हैं। इसके अलावा इसमें दिया गया कि इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया था कि ये गोला, ये देखिए, इसके बाईं ओर और एक इसके दाईं ओर। तो वही बताया गया कि इस व्यवस्था में जो है प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। इसके बाद फिर दिया गया है कि किसी संरचना में एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को, यानी कि उस कण के निकटतम जितने भी गोले होंगे उनकी संख्या को उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो इसमें उप सह संयोजन संख्या जो थी वो 2 थी। तो वही इसमें लिखा गया कि अतः एक विमीय निविड़ संकुलन में गोलों की उप सह संयोजन संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर इसकी उप सह संयोजन संख्या जो होगी वो 2 हो जाएगी। इसके बाद अगला है द्विविमीय निविड़ संकुलन, यानी कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिए, ये जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहला है द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन, तो इसके लिए आप फिगर ध्यान दीजिए। पहले फिगर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, तो थ्योरी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसके पहले जो आपको बताया गया था उसमें एक विमा में संकुलन होता था और इसमें द्विविमीय, यानी कि यहाँ पर 2 दिशाओं में, यानी कि 2 अक्षों पर जो है निविड़ संकुलन होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे अभी आपको पहला आपको बताया गया था यहाँ पर कि किसी एक अक्ष पर, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया गया था यहाँ पर किसी एक अक्ष पर जो है संकुलन, यहाँ पर इसमें एक पंक्ति में जो है गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था स्पर्श करते हुए कि वो सभी जो है एक दूसरे से कम दूरी पर, यानी कि उनके बीच में जो रिक्त स्थान हो वो बहुत ही कम हो, इस प्रकार से उनको व्यवस्थित किया गया था एक विमीय में। तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, इस प्रकार से उनको व्यवस्थित किया गया था। तो वहां पर किसी एक अक्ष का प्रयोग किया गया था और इसमें आपको 2 अक्षों का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम लोगों ने x अक्ष का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर आपको एक और अक्ष, यानी कि दूसरा आप ले सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि इस दिशा में भी आपको प्रयोग करना है। तो इसमें जो है उसी प्रकार से जैसे कि ये पंक्ति तैयार की गई है, उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हम लोगों ने x अक्ष की दिशा में प्राप्त किया है, उसी तरह यहाँ पर अब आपको y अक्ष की दिशा में इसी प्रकार से पंक्ति जो है वो तैयार करना है। ध्यान दीजिए, यानी कि इस प्रकार से जो है स्पर्श करते हुए इनको इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पर अब y अक्ष की दिशा में
सेम ध्यान दीजिए, ये पंक्ति उसी प्रकार से जैसे अभी पहली पंक्ति तैयार की गई थी, ठीक उसी प्रकार से ये पंक्ति जो है तैयार करनी है आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से, इसी प्रकार से फिर अगली पंक्ति अगर तैयार करेंगे तो वो भी इस प्रकार से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ये जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो दिशा होगी इसकी दोनों दिशाओं में, यानी कि दोनों अक्षों पर, जैसे कि यहाँ पर ये दर्शाई जा रही है, इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक पंक्ति ली थी, यहाँ पर ये दोनों दिशाओं में बढ़ रही है, यानी कि इस तरफ भी और इस दिशा में भी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरफ दोनों पंक्तियों में बढ़ी है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, जो पहली पंक्ति थी और उस पहली पंक्ति के जो गोले थे उसके ठीक ऊपर जो है दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित किया गया है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम लोग बोलते हैं द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार की जो संरचना होती है इसमें अगर किसी गोले के निकटवर्ती, ध्यान दीजिए जैसे ये गोला है, इसके निकटवर्ती से 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं, एक ये गोला, एक ये गोला, एक ये गोला और एक ये गोला, यानी कि इस गोले के निकटवर्ती जो है 4 गोले इसे स्पर्श करते हैं। अगर इन चारों गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर इन चारों गोलों के ये केंद्र हो जाएंगे, अगर इन चारों गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए, ऐसे ध्यान दीजिए इस प्रकार से, तो चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर यहाँ पर ध्यान दीजिए एक वर्ग प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए ये वर्ग बन जाता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन, इससे बोला जाता है। और इसमें ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर इन गोलों के केंद्र अगर हम लोग ध्यान देंगे तो वो सभी जो होते हैं वो एक सरल रेखा में, यानी कि एक ही विमा में होते हैं, एक ही विमा में। बाकी अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर ध्यान देंगे तो इन गोलों के जो केंद्र होंगे वो भी सभी जो होंगे वो एक ही विमा में होंगे, यानी कि इस प्रकार से, ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज, यानी कि ये जो होते हैं 2 डायमेंशनल होते हैं, यानी कि 2 अक्षों पर होते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर इन में जो किसी एक गोले के पास वाले जो उसको स्पर्श करते हैं उनके केंद्रों को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन। और आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें जो द्वितीय पंक्ति, यानी कि जो दूसरी पंक्ति होती है, उसको प्रथम पंक्ति के संपर्क में जो है इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय पंक्ति के गोले जो है वो प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हों। जैसे कि पहली पंक्ति थी, इसके गोले के ठीक ऊपर दूसरा गोला होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसे बोलेंगे हम लोग द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन। तो यहाँ पर किसी भी एक गोले के निकटवर्ती जो 4 गोले होते हैं उनके केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग बन जाता है। और इसमें ध्यान दीजिए आप, जो ये गोला दिया गया इसके निकटवर्ती 4 गोले इसको स्पर्श कर रहे हैं और 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी आपको बताया गया था कि किसी संरचना में एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें अगर आप उप सहसंयोजन संख्या बताएंगे यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं इसमें कि उप सहसंयोजन संख्या जो होगी इनकी वो हो जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पर एक गोले को जो है 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या जो होगी वो 4 हो जाएगी। तो वही इसमें लिखा गया, ध्यान दीजिए इसमें दिया गया कि इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर हों। ध्यान दीजिए, ये प्रथम पंक्ति थी, इसके ऊपर द्वितीय गोलों को इस प्रकार से रखा गया है कि वो ठीक प्रथम गोलों के ऊपर हों। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे हम लोग बोलते हैं द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहली पंक्ति दी गई है, अगर इसे हम लोग मान लें ए, यानी कि इसका पैटर्न मान लें ए, तो ध्यान दीजिए दूसरी पंक्ति दी गई है वो सेम इसी प्रकार से, यानी कि इनके केंद्रों को ध्यान दें अगर, और द्वारा ध्यान दीजिए तीनों गोलों के केंद्र जो है वो एक ही विमा में है, इसलिए, और इधर क्षैतिज वाले भी एक ही विमा में हैं। तो दूसरी पंक्ति भी सेम उसी प्रकार से रखी गई, इसलिए ये भी किस प्रकार से, इसको भी हम लोग मान लेते हैं ए, यानी कि ये जो तीसरी पंक्ति होगी इसे भी हम लोगों ने उसी प्रकार से रखा है सेम, तो ये भी हो जाएगी ए। यानी कि इनका जो पैटर्न होगा, यानी कि जो इनकी व्यवस्था होगी वो आप बता सकते हैं ए ए ए, यानी कि इनकी व्यवस्था जो होगी वो ए ए ए प्रकार की व्यवस्था होगी। तो इसमें ये हो जाएगा द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन। और इसमें एक गोले के निकट जो है 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या जो होगी वो 4 हो जाएगी। और इसमें
जो प्रथम पंक्ति दी गई है उसके ऊपर द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि प्रथम पंक्ति के गोले के ऊपर जो है द्वितीय पंक्ति का गोला रहे। इस प्रकार से आपको ये संख्या तैयार करनी, यानी कि ये संरचना तैयार करनी। तो ये क्रिया जो होगी वो 2 विमाओं में यानी कि 2D होगी और इसकी जो व्यवस्था होगी वो ए प्रकार की व्यवस्था होगी। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट दिया गया उसमें है द्विविमीय में षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो इसके लिए फिगर ध्यान दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, जो अभी आपको एक विमीय निविड़ संकुलन बताया गया था उसमें सभी ठोस गोले जो थे वो एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किए गए थे, जैसे कि यहाँ पर ये व्यवस्थित किया जा रहा है। इस प्रकार से सभी गोले यहाँ पर व्यवस्थित किए गए थे। तो यहाँ पर ये प्रथम पंक्ति इसकी हो गई। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान दिखता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी गोलों के पास, इस रिक्त स्थान को बोलते हैं अवनमन। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं अवनमन। तो अब आपको जो अगली पंक्ति तैयार करनी है इसमें, यानी कि जो ये रिक्त स्थान यानी कि अवनमन है, यानी कि जो अगली पंक्ति के गोले हैं वो आपको इन अवनमनों में व्यवस्थित करना है इस प्रकार से, यानी कि एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इन सभी अवनमनों में आपको यहाँ पर दूसरी पंक्ति को जो है वो व्यवस्थित करना है। जितने भी रिक्त स्थान हैं इन सभी रिक्त स्थानों में आपको यहाँ पर व्यवस्थित कर देना है। ऐसे यहाँ पर जो बनेंगे, तो यहाँ पर जो इनका अवनमन था इसमें आपको गोले जो है व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे बोलते हैं हम लोग द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो यहाँ पर जितने भी अवनमन होते हैं उन सभी में आपको गोलों को व्यवस्थित करना है, जैसे कि यहाँ पर ये फिगर में दिखाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आप इन गोलों को इसमें व्यवस्थित कर सकते हैं। सभी गोलों को आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है यहाँ पर। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें भी किसी भी निकटवर्ती गोले, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये गोला दिया गया, इसके निकटवर्ती जितने भी गोले स्पर्श करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस गोले को 6 गोले जो है स्पर्श कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप इसकी उप सह संयोजन संख्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी उप सह संयोजन संख्या जो होगी वो हो जाएगी 6, क्योंकि यहाँ पर एक गोले को जो है उसके निकटवर्ती 6 गोले स्पर्श करते हैं। तो उसके निकट 6 गोले दिए गए हैं, इसलिए इसकी उप सह संयोजन संख्या जो होगी वो 6 होगी। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसको जो गोले स्पर्श कर रहे हैं अगर उन सभी गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर जितने भी गोले हैं इन सभी गोलों के केंद्र को आपको मिला देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एक षटभुज बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि षटकोणीय आकृति बन जाएगी इसमें, इसलिए इसे बोलते हैं द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। यहाँ पर एक गोले को जो है उसके निकटवर्ती 6 गोले स्पर्श करते हैं, इसलिए इसकी उप सह संयोजन संख्या जो होगी वो 6 होगी और इन सभी गोलों को केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोणीय आकृति यानी कि षटभुज प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जो द्वितीय पंक्ति है उसको प्रथम पंक्ति के संपर्क में जो है इस प्रकार से आपको रखना है कि इसमें जो अवनमन है वो ठीक से आ जाए, यानी कि जितने भी इस पंक्ति में अवनमन दिए गए हैं उसमें गोले जो है वो ठीक से उपस्थित हो जाएं, यानी कि आ जाएं। तो वही इसमें दिया गया है कि इसमें द्वितीय पंक्ति जो है इस प्रकार से प्रथम पंक्ति के संपर्क में आपको व्यवस्थित करना है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक से आ जाएं, यानी कि जो भी अवनमन दिए गए हैं उसमें द्वितीय पंक्ति के गोले जो है ठीक से व्यवस्थित हो जाएं। तो वही इसमें बताया गया है कि इसमें द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक से आ जाएं। तो यहाँ से इस प्रकार की आकृति यानी कि संरचना प्राप्त हो जाती है। और इसमें ध्यान दीजिए, यदि पहली पंक्ति को यहाँ पर हम लोग मान लें इसको A, तो यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति जो है ये अलग प्रकार की होगी क्योंकि इनको अवनमन में रखा गया है, इसलिए इसको हम लोग मान लेंगे B प्रकार की व्यवस्था। बाकी इसके बाद जो अगली पंक्ति होगी ध्यान दीजिए उसका केंद्र और पहली पंक्ति का केंद्र
इन दोनों के केंद्र जो होंगे वो एक सरल रेखा में होंगे, यानी कि एक विमा में होंगे, इसलिए इसकी व्यवस्था जो होगी वो भी किस प्रकार की होगी, ए की। और इसके बाद वाली जो पंक्ति होगी वो ध्यान दीजिए, उसका केंद्र और बी वाले के केंद्र ये दोनों भी एक ही विमा में होंगे, यानी कि इसका क्रम किस प्रकार का होगा, बी। तो इसे बता सकते हैं आप, इसकी व्यवस्था जो होगी वो ए बी इस पैटर्न की होगी, यानी कि इसकी व्यवस्था ए बी पैटर्न की हो जाएगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो अब इसके बाद इसमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन, तो जिस प्रकार अभी आपको द्विविमीय निविड़ संकुलन बताया गया था उसी प्रकार अब इसमें भी ध्यान दीजिए, जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन होता है ये भी दो प्रकार से इसे व्यक्त किया जा सकता है। तो वही लिखा गया है कि इसे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, यानी कि जो अभी आपको ये बताया गया था कि द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन, तो उसकी सहायता से यानी कि उसकी परतों से जो है हम लोग अब यहाँ पर त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, पहले इसका आप फिगर पूरा समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर थ्योरी बताऊंगा। तो अब ध्यान दीजिए इसमें, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग एक विमीय निविड़ संकुलन की संरचना यहाँ पर तैयार करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, एक विमीय निविड़ संकुलन के लिए यहाँ पर हम ठोस गोलों को जो है एक पंक्ति में जो है स्पर्श करते हुए रखते हैं और इस प्रकार इनको व्यवस्थित करना है कि इनके केंद्र जो है वो एक ही रेखा में हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम लोगों ने एक विमीय निविड़ संकुलन की संरचना यहाँ पर तैयार कर ली, यानी कि इन सभी के केंद्र जो होंगे वो एक ही विमा में, यानी कि एक ही दिशा में, या फिर आप कह सकते हैं किसी एक ही अक्ष पर होते हैं। तो ये आपको बताया गया था एक विमीय निविड़ संकुलन में। इसके बाद आपको बताया गया था द्विविमीय, तो द्विविमीय में बताया गया था आपको, द्विविमीय में आपको दो बताए गए थे, एक वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा बताया गया था षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो वर्ग में बताया गया था इसमें कि इसमें जो दूसरी पंक्ति है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है इसमें कि जो पहले वाले गोले दिए गए हैं वो उसके ऊपर उपस्थित हों। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये फिगर में इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में ये बताया गया था। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये पंक्ति तैयार करनी है। इसी प्रकार से फिर आपको अगली पंक्ति बनानी है, यानी कि इसी प्रकार से यहाँ पर ये तीसरी पंक्ति हम लोग बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये फिगर में बनाया जा रहा है इस प्रकार से। इसके अलावा अगर चाहे तो आप और भी बना सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको ये जो संरचना प्राप्त होगी ये द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन इसी प्रकार से आपको अभी बताया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका पहला अक्ष हो जाएगा यानी कि वन विमा, और ये इसकी दूसरी विमा हो जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये अभी आपको द्विविमीय निविड़ संकुलन में यानी कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में बताया गया था। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर बताया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसकी जो है पहली पंक्ति होगी यहाँ पर, यानी कि ये पंक्ति नंबर फर्स्ट। इसके बाद इसको आप मान सकते हैं पंक्ति नंबर सेकेंड। तो इस प्रकार ये पंक्तियाँ जो है ये सभी पंक्तियाँ मिलकर जो है एक परत बनाती हैं, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे परत। तो यहाँ पर ये पूरी एक परत बन गई है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो ये परत तैयार हो गई है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे त्रिविमीय। तो त्रिविमीय में इसी प्रकार की परत जो है इसके ऊपर आपको रखना है, यानी कि आपको इसके ऊपर जो दूसरी परत रखनी है वो इस प्रकार से रखनी है कि वो तीसरी विमा में यानी कि जेड अक्ष में। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये मान लेते हैं आप एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो तीसरी परत को जेड अक्ष यानी कि इस प्रकार से आपको रखना है, तीसरी पक्ष को इसके लंबवत इस प्रकार से आप इसको इसमें रखेंगे। तो ध्यान दीजिए कि गोले यानी कि दूसरी परत के गोले इसमें रखेंगे, तो इसको आपको लंबवत यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार से अगर आप गोलों को व्यवस्थित करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसमें जब आप इसके ऊपर दूसरी परत रखेंगे तो दूसरी परत के गोलों को आप इस प्रकार से इसमें रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ, इस प्रकार से आपको इसके ऊपर रखने, ये सब गोले जो है एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फिगर जो बना है वो 2D है, इसलिए आपको इस फिगर में यहाँ पर कम समझ में आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ये जो साइड में फिगर दिखाया जा रहा है इसमें आप देख सकते हैं जिस प्रकार ये ऊपर आकृति बनाई गई है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो गोले दिए गए हैं वो एक के ऊपर जो है परत रखी गई है, यानी कि सेम यहाँ पर जो आकृति प्राप्त हो रही है वो 3D आकृति है, यानी कि इसको जब हम लोग तैयार करेंगे तो इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है ये द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित
परतों की सहायता से हम लोग त्रिविम निविड़ संकुलन तैयार करते हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो थ्योरी लिखी जाएगी वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे कहीं पर नोट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए आप बताएंगे यहाँ पर, तो इसमें आप बताएंगे कि दूसरी परत को, यानी कि जो दूसरी परत इसके ऊपर रखनी है, तो उस परत को जो है पहली परत पर इस प्रकार से रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोलों की जो पहली परत के गोले हैं वो ठीक उसके ऊपर आ जाएं। यानी कि जो हम लोग दूसरी परत रखेंगे वो इसके पहले वाले जो गोले हैं उसके ठीक ऊपर, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से इसके ठीक ऊपर ये गोले जो है वो आ जाएं। इस प्रकार से आपको इस पंक्ति को व्यवस्थित करना है कि इसके ऊपर ठीक से जो है वो गोले आ जाएं। तो इस प्रकार इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोलों के केंद्र जो होते हैं वो क्षैतिज रूप तथा ऊर्ध्वाधर रूप में एक रेखा में होते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो गोलों के केंद्र होंगे ये क्षैतिज रूप, यानी कि इस दिशा में जब होंगे तो वो क्षैतिज रूप, और बाकी ऊर्ध्वाधर यानी कि जब इसके ऊपर आप परत रखेंगे तो उसकी ऊंचाई ऐसे होगी। तो इस दिशा में भी उनके केंद्र जो होंगे वो एक रेखा में होंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में वो एक ही रेखा में होते हैं। इस प्रकार जो है अन्य परतों को भी रखा जाता है, जैसे कि ये दूसरी परत रखी गई है, इसी प्रकार से इसके ऊपर आप तीसरी परत, चौथी परत को जो है व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको लिखना क्या है कि दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर हों। इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोलों के केंद्र जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा में होते हैं। इस प्रकार में जो है अन्य परतों को भी इसमें रखा जाता है, यानी कि इसी प्रकार दूसरी परत के ऊपर अब आपको तीसरी परत, चौथी परत जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ध्यान दीजिए, जो इसमें पहली पंक्ति है, अगर इसकी व्यवस्था को हम लोग मान लें, यानी कि जो पहली परत थी आपकी, इसको हम लोग मान लें ए प्रकार की व्यवस्था। इसके बाद जो दूसरी परत रखी गई है इसके ऊपर, यानी कि जो दूसरी परत रखी जा रही थी वो इन्हीं गोलों के ऊपर रखी गई है सेम, यानी कि इनके केंद्र जो थे वो बिल्कुल एक ही रेखा में थे। तो इन गोलों को जो रखा गया था इनके केंद्र सभी के एक ही रेखा में थे, यानी कि जो व्यवस्था आपकी पहली परत में थी वही व्यवस्था सेम दूसरी परत में भी होगी, यानी कि उसकी व्यवस्था भी क्या होगी, ए प्रकार की होगी। तो इसी प्रकार जो तीसरी परत होगी उसकी व्यवस्था भी ए प्रकार की होगी। तो इस प्रकार जो है त्रिविम में इसकी संरचना जो है वो ए प्रकार की संरचना होगी। तो आप बता सकते हैं इसमें, तो इसमें थ्योरी आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, यानी कि दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि ऊपरी परत के गोले जो है वो पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर हों, और इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोलों के केंद्र जो है क्षैतिज रूप में तथा ऊर्ध्वाधर रूप में एक रेखा में होते हैं। इस प्रकार से अन्य परतों को भी जो है रखा जा सकता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है कि इस प्रकार से बना जालक सामान्य घनी जालक और उसकी एकक कोष्ठिका आद्य एकक कोष्ठिका होती है। ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको ये 3D फिगर बगल में दिखाया जा रहा है, इसमें ध्यान दीजिए, इसकी जो बगल में दिखाया गया है इसमें ये एकक कोष्ठिका आद्य एकक कोष्ठिका होती है। इसके बाद अगला है द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन, यानी कि अभी आपको बताया गया तो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, तो उसकी सहायता से अब हम लोग यहाँ पर त्रिविम निविड़ संकुलन जो है संरचना प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर पहले इसका फिगर ध्यान दीजिए, फिर आपको यहाँ पर थ्योरी समझाई जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अभी आपको बताया गया था द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फिगर जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये इसकी पहली पंक्ति यहाँ पर बनाई जा रही है, तो ये पहली पंक्ति हो जाएगी। और इसमें आपको बताया गया था दूसरी पंक्ति को जो व्यवस्थित करना है वो इसमें अवनमनों में जो है व्यवस्थित करना है, जो बीच में रिक्त स्थान होते हैं, तो इन अवनमनों में जो है दूसरी पंक्ति को यहाँ पर व्यवस्थित करना था। तो जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको इन अवनमनों में, यानी कि जो रिक्त स्थान होते हैं, इसमें आपको इसको भरना है। इस प्रकार से इनको दूसरी पंक्ति को जो है वो व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसको तैयार कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये बनाया गया है। तो यहाँ पर ये फिगर जो है इसका तैयार हो जाएगा इस प्रकार से।
तो अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है पहली परत है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पहली परत हो गई। तो अब इसमें इस परत में ध्यान दीजिए कुछ रिक्तियां होती हैं, और इसमें दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि एक यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, एक रिक्ति ये होगी इस लाइन में, ध्यान दीजिए, और दूसरी रिक्ति जो होगी वहाँ पर वो इस प्रकार से होगी। यानी कि इसमें दो प्रकार की रिक्तियाँ आएंगी, एक ऐसी दिखेगी और दूसरी रिक्ति जो होगी वो इस प्रकार से दिखेगी आपको। यानी कि एक का सिरा ऊपर की ओर होगा और दूसरे का नीचे की ओर। इस प्रकार से आपको इसमें दो रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेंगी। यानी कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये रिक्ति बनेगी ऐसे, इसका सिरा ये वाला होगा, और इसके बाद जो ये वाली रिक्ति बनेगी इस जगह पर, इसका सिरा इस प्रकार से होगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसका ये 3D फिगर दिखाया जा रहा है इसमें। तो इसमें आप बता सकते हैं कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों से बने गर्त में आते हैं। गर्त यानी कि अवनमन में आते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। तो इसमें दूसरी परत के जो गोले होते हैं वो पहली परत के गोलों के गर्त यानी कि अवनमन में आते हैं, जैसा कि ये 3D फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। और इसमें आप बता सकते हैं कि षटकोणीय निविड़ संकुलन की प्रत्येक परत में जो है दो प्रकार की रिक्तियां यानी कि खाली स्थान होते हैं। तो ध्यान दीजिए, वही इसमें लिखा गया था कि इसमें परतों को जो है एक दूसरे पर रखकर त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना निम्न प्रकार से जनित की जा सकती है। इसके अलावा इसमें बताया गया कि द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना, इसमें दो प्रकार की रिक्तियां जो है उत्पन्न होती हैं। तो अब ध्यान दीजिए, तो पहली रिक्ति होती है चतुष्फलकी, यानी कि इसमें दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं, जिसमें पहली रिक्ति होती है चतुष्फलकी रिक्ति, और इसके अलावा दूसरी रिक्ति इसमें होती है जो है अष्टफलकी। तो यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए चतुष्फलकी रिक्ति। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 गोले दिए गए हैं, चतुष्फलकी रिक्ति जो है वो 4 गोलों से बनती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 गोले जैसे कि इस प्रकार से रखे गए हैं। तो इसमें जो चौथा गोला होता है वो हमेशा इन तीनों गोलों के गर्त में, यानी कि जो बीच में गर्त यानी कि जो रिक्ति आ रही है, इस पर रखा जाता है। यानी कि ये इस प्रकार से बनेगा। तो इसका आप 3D फिगर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संरचना प्राप्त होती है। तो ये संरचना जो होती है वो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। इसके अलावा आप इसे दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए इसमें एक गोला जो है वो पहले रखा गया हो, इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो 3 गोले इसमें रखे गए हों, जैसा कि यहाँ पर ये फिगर में दिखाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये रिक्ति जो होती है यहाँ पर, ये भी जो होती है वो चतुष्फलकी रिक्ति होती है। यानी कि यहाँ पर जो आएगी इस प्रकार, जो बीच में जो ये रिक्ति आती है इसे हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकी रिक्ति। तो यहाँ पर ये रिक्ति जो है चतुष्फलकी होगी। यानी कि चतुष्फलकी रिक्ति जो होती है वो 4 गोलों से मिलकर बनती है। इसमें चाहे तो 3 गोले नीचे रखे गए हों और एक गोला उसके ऊपर रखा गया हो, या फिर एक गोला नीचे रखा गया हो उसके ऊपर 3 गोले रखे गए हों। तो ये रिक्ति जो होती है वो चतुष्फलकी रिक्ति होती है, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर 3D फिगर दिखाया गया था। इसके अलावा दूसरी रिक्ति जो होती है वो होती है अष्टफलकी रिक्ति। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरी रिक्ति जो होगी वो होगी अष्टफलकीय रिक्ति। तो अष्टफलकीय रिक्ति के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्ति जो होती है वो 6 गोलों से बनती है। जैसे कि यहाँ पर अभी ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, इसके बाद ये तीसरा गोला, इस प्रकार से हुआ। इसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर जो है आपको फिर से यहाँ पर 3 गोले रखने हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे 3 गोले रखे गए हैं, तो यहाँ पर आपको ये एक गोला, इसके बाद ये इधर दूसरा गोला, और ये यहाँ पर ये तीसरा गोला। यानी कि जब 3 गोलों के ऊपर 3 गोले और रखे जाते हैं तो इस प्रकार की जो रिक्ति होती है वो अष्टफलकीय होती है। तो ध्यान दीजिए, अगर पहले वाले जो नीचे गोले रखे गए थे इनके केंद्रों को हम लोग मिलाएंगे तो वो इस प्रकार से आकृति बनेगी। इनके केंद्रों को, जो नीचे गोले रखे गए थे, ध्यान दीजिए इस प्रकार से, और इसके बाद जो गोले ऊपर रखे गए अगर इसके केंद्रों को मिलाएंगे तो इस प्रकार की आकृति जो है वो प्राप्त होगी। तो इससे हम लोग बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो इसमें ये होगी। तो अष्टफलकीय रिक्ति जो होती है वो 6 गोलों से मिलकर बनती है, और चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती है वो 4 गोलों से मिलकर बनती है। तो इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कि तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना, इससे अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन होता है। यानी कि अभी आपको अष्टफलकीय रिक्ति बताई गई थी, तो जब हम लोग तृतीय पंक्ति को जो है द्वितीय पंक्ति के ऊपर रखते हैं तो इससे जो है अष्टफलकीय रिक्तियों का जो है आच्छादन
होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है घनीय निविड़ संकुलित यानी कि सीसीपी अथवा फलक केंद्रित घनीय संरचना जो है बनती है। तो जैसा कि यहाँ पर ये 3D फिगर इसका दिखाया जा रहा है, तो इसमें ध्यान दीजिए, यही इसमें बताया गया है कि अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन जो है वो तृतीय परत को दूसरी परत के ऊपर रखकर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को घनीय निविड़ संकुलित यानी कि सीसीपी अथवा फलक केंद्रित घनीय संरचना जो है वो बनती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें है क्रिस्टलों में दोष। तो क्रिस्टलों में दोष का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी क्रिस्टल में सभी अवयवी कणों की व्यवस्था जो है उसी प्रकार से है जैसे होनी चाहिए, तो उससे बोला जाता है आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था। लेकिन अगर उस व्यवस्था में किसी प्रकार का विचलन है तो उसे बोलते हैं क्रिस्टल में दोष। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था अथवा निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्ध की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। तो दोष जो है, याद रखिएगा, दोष जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले दोष के बारे में। दोष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि दोष कौन कौन से होते हैं। तो 2 प्रकार के दोष होते हैं। इसमें अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका एक ग्राफ प्रदर्शित किया जा रहा है। तो दोष पहले आप यहाँ पर दिखाएंगे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बिंदु दोष, याद रखिएगा, एक होता है आपका बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष और दूसरा हो जाएगा रेखीय दोष। तो बिंदु दोष और रेखीय दोष क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई जालक दिया गया है, जैसे कि ध्यान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये कोई जालक दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जालक के अवयवी कण है इस प्रकार से। तो अगर किसी जालक के किसी एक बिंदु में, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इसका एक जालक बिंदु है, तो अगर किसी क्रिस्टल जालक के एक बिंदु में केवल दोष है तो उससे हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। और अगर इस पूरी की पूरी पंक्ति में दोष है, यानी कि इस पूरी की पूरी रेखा में दोष है, तो इसे बोलते हैं रेखीय दोष। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर जो क्रिस्टल जालक दिया गया है, अगर इसके किसी एक बिंदु में यानी कि जालक बिंदु पर केवल दोष है तो उसे बोला जाता है बिंदु दोष। और अगर इसकी पूरी की पूरी पंक्ति में दोष है तो इससे बोला जाता है रेखीय दोष। और इसके अलावा याद रखिएगा जो बिंदु दोष होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिंदु दोष जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिए, एक होता है रस समीकरण मिति दोष। ध्यान दीजिए, रस समीकरण मिति दोष एक ये होता है रस समीकरण मिति दोष, और दूसरा होता है आरस समीकरण मिति दोष। इस प्रकार से लिखते हैं इसको, आरस समीकरण मिति दोष। तो बिंदु दोष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक रस समीकरण मिति दोष, इसके अलावा होता है आरस समीकरण मिति दोष। इस प्रकार से हो जाएंगे। अब इसके अलावा भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये दोष है आपका रस समीकरण मिति दोष, ये दोष जो है 4 प्रकार का होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर रस समीकरण मिति दोष जो है ये 4 प्रकार का होगा। ध्यान दीजिए, एक होता है आपका शाटकी दोष। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक होगा शाटकी दोष। इसके अलावा दूसरा होता है रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। और इसके अलावा तीसरा होता है फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष। और इसके बाद ध्यान दीजिए चौथा होता है अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। तो यहाँ पर रस समीकरण मिति दोष जो है ये 4 प्रकार के हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये दिए गए हैं आरस समीकरण मिति दोष, इसके बारे में ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये होते हैं धातु आधिक्य दोष। यहाँ पर ये इसके प्रकार दिए गए, धातु आधिक्य दोष ये होता है। इसके अलावा होता है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। और इसके बाद होता है अशुद्धि दोष। यहाँ पर लिखेंगे आप अशुद्धि दोष।
तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरा दोष के बारे में आपको बताया गया है कि क्रिस्टलों में दोष जो है वो अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है। और इसके अलावा आपको बताया गया कि दोष जो है दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष का मतलब बताया गया आपको कि क्रिस्टल जालक के अगर किसी एक जालक बिंदु में केवल दोष है यानी कि अव्यवस्था है तो उसे हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। अगर उस पूरी की पूरी पंक्ति में दोष है यानी कि जो जालक क्रिस्टल दिया गया अगर उसकी पूरी की पूरी पंक्ति में दोष है तो उसे बोलते हैं रेखीय दोष। इसके अलावा आपको बताया गया कि बिंदु दोष जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रस समीकरण मिति दोष और दूसरा होता है अरस समीकरण मिति दोष। इसके अलावा आपको बताया गया कि रस समीकरण मिति दोष जो है ये चार प्रकार के होते हैं, साटकी दोष, इसके अलावा रिक्तिका दोष, फ्रेंकल दोष और अंतराकाशी दोष। और इसके बाद अरस समीकरण मिति दोष ये होते हैं धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष और अशुद्धि दोष। तो अब यहाँ पर हम लोग सभी दोषों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बिंदु दोष क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बिंदु दोष को परिभाषित किया गया है कि अवयवी कणों की सामान्य आवर्ती व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए रेखीय दोष, इसके बारे में बता सकते हैं कि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष हो तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बिंदु दोष के प्रकार पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें पहले ध्यान दीजिए रस समीकरण मिति दोष। तो रस समीकरण मिति दोष के बारे में याद रखिएगा कि यह वह दोष होता है जिसमें दोष के पहले और दोष के बाद धनायनों तथा ऋणायनों का अनुपात जो है वो बराबर रहता है। जैसे कि मान लीजिए दोष के पहले यानी कि यहाँ पर आपको दोष के पहले बता दिया जाए कि जो सोडियम है यानी कि Na+ इसकी मात्रा 5 और Cl- इसकी मात्रा 5 यानी कि दोनों का अनुपात कितना है 5:5। अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो इसे लिख सकते हैं 5 एकम 5 5 एकम 5 यानी कि 1:1। और दोष के बाद अगर यहाँ से एक सोडियम निकल जाए यानी कि 4 Na+ हो जाए और यहाँ पर हो जाएगा 4 Cl- इस प्रकार से। तो दोष के बाद अगर ज्ञात करेंगे तो 4:4 यानी कि अगर कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4 यहाँ पर भी 1। तो ध्यान दीजिए दोष के पहले और दोष के बाद दोनों का अनुपात जो है 1:1। तो याद रखिएगा रस समीकरण मिति दोष वह होता है जिसमें दोष के पहले और दोष के बाद धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात होता है वो सदैव बराबर होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो अब इसमें पहला दोष ध्यान दीजिए साटकी दोष। इसे आप फिगर की सहायता से पहले समझ लीजिए तो आपको ये थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए पहले यहाँ पर मान लीजिए ये एक आयनिक क्रिस्टल आपको दिया गया है। इस प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक आयनिक क्रिस्टल आपको बनाना है। तो आयनिक क्रिस्टल बनाने के लिए संरचना ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है A+, इसके बाद B-, फिर A+B- A+। इस प्रकार से आयनिक संरचना आपको तैयार करनी। ध्यान दीजिए यहाँ पर A+ था तो अब की बार यहाँ पर B- होगा, यहाँ पर A+ होगा B-, A+, यहाँ पर हो जाएगा B-। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अब की बार B- है तो यहाँ पर हो जाएगा A+, B-, A+, B- यानी कि इस प्रकार से आपको आयनिक संरचना जो है तैयार करनी है। वो आपको ध्यान रखना है कि माइनस वाले के नीचे प्लस वाला होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पूरी आयनिक संरचना आप तैयार करेंगे। तो इस आयनिक क्रिस्टल की मदद से आपको यहाँ पर ये साटकी दोष आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये धनायन दिए गए हैं और यहाँ पर ये ऋणायन दिया गया है। तो इस दोष में होता क्या है, यहाँ पर जो धनायन होता है, धनायन जो है अपने स्थान से लुप्त हो जाता है यानी कि अपने स्थान से रिक्त हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा जितना धनायन इससे रिक्त होता है उतना ही ऋणायन भी इससे रिक्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये धनायन जो है रिक्त हो जाएगा यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये A+ दिया गया, अगर ये अपने स्थान से रिक्त हो जाएगा, रिक्त यानी कि लुप्त हो जाएगा, तो अगर यहाँ से ये धनायन रिक्त होगा तो यहाँ पर इसके रिक्त होने से जितना धनायन इससे रिक्त होता है उतना ही ऋणायन भी इससे रिक्त हो जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं धनायन तथा ऋणायन जो है समान संख्या में यहाँ पर लुप्त हो जाते हैं। और जब धनायन और ऋणायन यहाँ से लुप्त हो जाएंगे यानी कि यहाँ से धनायन लुप्त हो जाएगा और इस स्थान से ऋणायन लुप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दो रिक्त स्थान आ जाएंगे। तो इन दो रिक्त स्थानों के कारण यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है इसे ही बोलते हैं साटकी दोष।
याद रखिएगा, आप बता सकते हैं कि वह दोष जिसमें क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन जो है समान संख्या में अपने स्थानों से रिक्त हो जाते हैं या फिर लुप्त हो जाते हैं। तो इसके कारण जो है यहाँ पर जो ये रिक्त स्थान बनता है, इसके कारण उत्पन्न दोष को शाटकी दोष कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, शाटकी दोष कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जिस मात्रा में धनायन लुप्त होंगे उसी अनुपात में यहाँ पर जो है ऋणायन भी लुप्त होते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया गया रस समीकरण मिति दोष में कि इसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जो होता है वो दोष के पहले और दोष के पश्चात जो है समान होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष के लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये अवयवी कणों की एक संरचना दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अवयवी कणों की एक संरचना है। यहाँ पर जो संरचना ली गई है अभी ये आदर्श संरचना है। यहाँ पर ये जो है अवयवी कण इस प्रकार से दिए गए हैं। तो जब यहाँ पर जो अवयवी कण दिए गए हैं, इसमें से अवयवी कण जो होते हैं, कुछ अवयवी कण जो है वो लुप्त हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। और जब बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से अवयवी कण बाहर निकल गया, यहाँ से अवयवी कण बाहर निकल गया। तो जब ये बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये अवयवी कणों की संरचना दी गई थी, अब ध्यान दीजिए यहाँ से दो अवयवी कण बाहर निकल गए। तो इसकी संरचना का ध्यान दीजिए आयतन वही है जो पहले था, लेकिन यहाँ से जब कण निकल जाएंगे तो कण निकलने पर यहाँ पर ध्यान दीजिए दो कण निकल गए तो इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। और जब द्रव्यमान कम हो जाता है तो इस द्रव्यमान की कमी के कारण जो है घनत्व तो कम हो जाता है, क्योंकि याद रखिएगा सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान। याद रखना है आपको सूत्र, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन जितना पहले था वही बाद में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें से दो अवयवी कण लुप्त हो गए हैं, यानी कि बाहर निकल गए हैं। तो जब निकल जाते हैं तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाता है। तो अवयवी कण बाहर निकलने का द्रव्यमान कम हो जाता है, लेकिन आयतन में कोई कमी नहीं होती है। और जब द्रव्यमान कम हो जाता है तो द्रव्यमान की कमी के कारण यहाँ पर घनत्व भी जो है वो कम हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो है ये अवयवी कण बाहर निकल गए, तो बाहर निकलने के कारण यहाँ पर ये रिक्त स्थान हो गया। इसे ही हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोष। तो यहाँ पर अवयवी कण जो है वो अपने स्थान से बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलने के कारण यहाँ पर ये रिक्त स्थान हो जाता है। इस रिक्त स्थान के कारण यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। और इसमें आयतन जो है समान रहता है, लेकिन कणों की कमी के कारण जो है द्रव्यमान कम हो जाता है, और द्रव्यमान की कमी के कारण यहाँ पर घनत्व जो है कम हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि इस क्रिस्टल जालक में जो है अवयवी कण अपने नियमित स्थान से जो है बाहर निकल जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। और इसमें जो है द्रव्यमान की कमी के कारण इसका घनत्व जो है कम हो जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला फ्रेंकल दोष। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर याद रखिएगा जो फ्रेंकल दोष होता है ये आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक आपको आयनिक क्रिस्टल दिया गया है। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, जैसे अभी आपको बताया गया था आयनिक क्रिस्टल की संरचना, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी आयनिक क्रिस्टल की संरचना बनानी है, यानी कि A+B- A+B-। अब यहाँ पर होगा A+B-A+, यहाँ पर हो जाएगा A+B-, A+B-, फिर यहाँ पर होगा B-A+, इसके बाद ध्यान दीजिए B-A+। तो यहाँ पर याद रखिएगा A+ है तो यहाँ पर B- होगा, यहाँ पर भी A+ है तो B- होगा। इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये क्रिस्टल दिया गया है, अब इस दोष के लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये आपको धनायन दिया गया है, तो ये धनायन जो होता है ये अपना स्थान छोड़ देता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये धनायन जो है अपना स्थान छोड़ देता है, लेकिन जो आयनों के बीच में स्थान होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आयन दिए गए आपको, इन आयनों के बीच में ये जो स्थान दिया गया है ये, तो यहाँ पर जो ये धनायन होते हैं ये अपना स्थान छोड़कर जो यहाँ पर आयनों के बीच का स्थान होता है, इस आयनों के बीच के स्थान को बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। याद रखिएगा इससे बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान, या फिर बोल सकते हैं अंतराकाश। यहाँ पर इससे बोला जाता है
अंतराकाशी स्थान। तो ये आयनों के बीच का जो रिक्त स्थान है इसे हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। तो इस दोष में होता क्या है, धनायन जो है ये अपने स्थान से यहाँ पर अपना स्थान छोड़ करके जो है अंतराकाश में चले जाते हैं, यानी कि अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं। यानी कि ये यहाँ से जो है ये अपना स्थान छोड़ देगा और इस जगह पर आ जाएगा A प्लस, तो ये अंतराकाशी स्थान में आ गया। तो यहाँ पर ये स्थान रिक्त हो गया, तो यहाँ पर रिक्त हो गया, तो यहाँ पर उत्पन्न होता है रिक्तिका दोष। और यहाँ पर ये आ गया तो यहाँ पर उत्पन्न होता है अंतराकाशी दोष, यानी कि इसमें दोष उत्पन्न हो गया। यहाँ पर जो है रिक्तिका दोष उत्पन्न हो गया और यहाँ पर जो है अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया। इसे हम लोग विस्थापन दोष भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए विस्थापन हो गया इन दोनों में, तो इससे हम लोग विस्थापन दोष भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा फ्रैंकल दोष जो है ये आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें धनायन जो है ये अपना स्थान छोड़कर जो है अंतराकाश में चला जाता है, यानी कि अंतराकाशी स्थान में जो आयनों के बीच का रिक्त स्थान होता है वहां पर चला जाता है। तो अब ध्यान दीजिए इसका आयतन जो है जितना पहले था वही अब भी है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये केवल अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, बाकी बाहर नहीं गया। तो केवल स्थान परिवर्तित करने से द्रव्यमान भी वही रहेगा, तो द्रव्यमान वही रहेगा, तो इसका मतलब घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये दोष जो है आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसमें आयन जो है वो अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर जो है अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, जिससे यहाँ पर वास्तविक स्थान पर जो है रिक्तिका दोष और इसके अलावा नए स्थान पर जो है अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वही यहाँ पर लिखा गया है कि यह दोष भी साधारणतः आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें लघुत्तर आयन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतराकाश में चला जाता है, जिससे वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। इस प्रकार आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर अंतराकाशी दोष। तो अब इसके लिए पहले फिगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ये अवयवी कणों की संरचना दी गई है, इस प्रकार से ये आदर्श व्यवस्था यहाँ पर ली गई है। ये अवयवी कणों की संरचना दी गई है यहाँ पर इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अवयवी कण दिए गए हैं इनके बीच में जो रिक्त स्थान, ध्यान दीजिए ये अवयवी कण है, इनके बीच में ये यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो इसमें बाहर से जो है यहाँ पर इस रिक्त स्थान में जो है अवयवी कण आ जाते हैं। तो इस रिक्त स्थान में अवयवी कण आ जाते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर अवयवी कण जो है बाहर से आ रहे हैं। इसके अलावा जो रिक्तिका दोष आपको बताया गया था उसमें अवयवी कण जो थे वो अपना स्थान छोड़कर बाहर जा रहे थे। इसमें बाहर से अवयवी कण रिक्त स्थान में आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब रिक्त स्थान में बाहर से आ जाते हैं तो इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अंतराकाशी दोष, क्योंकि यहाँ पर जो बीच का रिक्त स्थान होता है इसे हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी स्थान। तो यहाँ पर जो है इस अंतराकाशी स्थान में जो है अवयवी कण आ जाते हैं, और अवयवी कण जब बाहर से आ जाते हैं तो इसे बोलते हैं अंतराकाशी दोष। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आयतन जो है जितना पहले था वही अब भी है, यानी कि आयतन जो पहले था दोष के पहले वही दोष के बाद भी रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या बढ़ गई। जब अवयवी कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ने से इसका घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो अब याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी आपको बताया गया घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में होता है आयतन। तो इसका मतलब जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो द्रव्यमान के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, घनत्व। और द्रव्यमान क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान जो था इसमें अवयवी कण बढ़ गया। जब अवयवी कण बढ़ जाएगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो आप इसमें बता सकते हैं इस दोष में कि जब कुछ अवयवी कण जो है अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं या फिर आ जाते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अंतराकाशी दोष, और इस दोष में जो है पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान पर पाए जाते हैं तब उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है। इस प्रकार आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है रस समीकरण मिति में 4 प्रकार के दोष बताए गए। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर एक दोष आपको बताया गया है शाटकी दोष। इसके अलावा दूसरा याद रखिएगा फ्रैंकल दोष, शाटकी दोष और इसके अलावा फ्रैंकल दोष। ये दोष जो है ये दोनों दोष जो है आयनिक ठोस द्वारा प्रदर्शित होते हैं। याद रखिएगा ये दोनों दोष जो है आयनिक ठोस द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसके अलावा जो 2 आपको बताए गए हैं यानी कि रिक्तिका दोष, और रिक्तिका दोष के अलावा एक आपको बताया गया है अंतराकाशी दोष।
अंतराकाशी दोष। तो ये दोनों दोष जो है वो अनआयनिक ठोस द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, याद रखिएगा, अनआयनिक ठोस द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर रस समीकरण मितीय दोष जो है बताया गया आपको 4 प्रकार के, जिसमें साटकी दोष और फ्रेंकल दोष, ये दोनों दोष जो है आयनिक ठोस द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अलावा रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष जो है वो अनआयनिक ठोस द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए रस समीकरण मितीय दोष। तो अभी इसके पहले आपको बताया गया था रस समीकरण मितीय दोष, जिसमें आपको बताया गया कि इस दोष में जो है दोष के पहले और दोष के बाद धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात होता है वो सदैव बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये दोष है यानी कि रस समीकरण मितीय दोष, इसमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जो है वो बराबर नहीं रहता। याद रखिएगा यहाँ पर कि रस समीकरण मितीय दोष में जो है धनायनों और ऋणायनों का अनुपात जो है दोष के पहले और दोष के पश्चात जो है समान नहीं रहता है। तो इसमें पहला ध्यान दीजिए, यहाँ पर है धातु आधिक्य दोष। तो अब धातु आधिक्य दोष को समझने के लिए पहले यहाँ पर आप इसका फिगर ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर जो है NaCl क्रिस्टल दिया गया है आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सोडियम का एक क्रिस्टल है, इस प्रकार से बनाया जा रहा है। अब इसको ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पर ये क्रिस्टल हो गया, यहाँ पर सोडियम क्रिस्टल है यानी कि Na+Cl-, फिर यहाँ पर हो जाएगा Na+Cl-। उसी प्रकार अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा Cl-, फिर इसके बाद होगा Na+Cl-, यहाँ पर हो जाएगा Na+, इसके बाद Na+Cl-, Na+Cl-, फिर यहाँ पर होगा Cl-, Na+Cl- और Na+। तो ये यहाँ पर जो है आपको NaCl का क्रिस्टल दिया गया है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि सादा नमक आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये NaCl क्रिस्टल आपको दिया गया है। तो इस NaCl क्रिस्टल में जो है क्षार धातु की वाष्प बोल सकते हैं, क्षार धातु, या फिर आप सोडियम की वाष्प बोल सकते हैं। यानी कि इसमें यहाँ पर जो है इससे हम लोग सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करते हैं, यानी कि सोडियम की वाष्प जब यहाँ पर प्रवाहित करेंगे सोडियम की वाष्प। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सोडियम की वाष्प है इसमें से जो सोडियम है, सोडियम यहाँ पर जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सोडियम है यानी कि जो Na दिया गया ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो यहाँ पर बन जाएगा Na+। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो यहाँ पर बनेगा Na+, और जब Na+ आयन बन जाएगा तो ये Na+ आयन जो है ये इस Cl- को जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि आमंत्रित करेगा अपनी ओर। तो जब यहाँ पर ये इस Cl- को अपनी ओर आकर्षित करेगा या फिर आमंत्रित करेगा, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसकी क्रिस्टल व्यवस्था के लिए फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरे फिगर में उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा Na+। अब ये इसको आमंत्रित कर रहा था तो ये यहाँ से इसके पास चला जाएगा, तो ये स्थान यहाँ पर हो गया खाली। यानी कि इसके बाद ध्यान दीजिए Na+Cl-, बाकी की संरचना सेम उसी प्रकार से आपको बनानी है। Cl-, Na+Cl-, Na+, यहाँ पर हो जाएगा Na+Cl-, Na+Cl-, फिर यहाँ पर Cl-, Na+Cl- और Na+। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से जो Cl- था ये इसके पास आ गया, यानी कि जो यहाँ पर ये सोडियम की वाष्प दी गई थी आपको, इस सोडियम की वाष्प से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है यहाँ पर बना था Na+ आयन, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया था। तो ये जो है यहाँ से Cl- को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये Cl- यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये बन जाएगा फिर NaCl। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ का ये स्थान रिक्त हो गया, तो जो यहाँ का ये रिक्त स्थान है इसमें यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन त्यागा गया था वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ गया है इस स्थान को हम लोग बोलते हैं F केंद्र। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हम लोग बोलते हैं F केंद्र। और F केंद्र क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो बातों के लिए उत्तरदायी होता है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, दूसरा
कलर के लिए, कलर यानी कि रंग के लिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके पहले यहाँ पर जो संरचना थी, यानी कि यहाँ पर जब Cl- दिया गया था तो इसके पहले जो NaCl का कलर था वो होता है सफ़ेद। याद रखिएगा, इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। जब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये NaCl जो है Na+ आयन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन त्याग कर यहाँ पर ये F केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका कलर जो हो जाएगा वो पीला हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, जब Cl- था तो इसका कलर सफ़ेद था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका कलर कैसा हो गया? पीला। और अभी आपको बताया गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है दो बातों के लिए उत्तर होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट के लिए और दूसरा कलर के लिए। तो यहाँ पर इसका कलर कैसा हो जाएगा? पीला। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस चित्र की सहायता से आप इसमें बता सकते हैं कि जो ये सोडियम क्रिस्टल है, यानी कि जो NaCl क्रिस्टल है, इसको हम लोग क्षार धातु की वाष्प या फिर कह सकते हैं सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो Na क्रिस्टल होते हैं ये सतह पर जम जाते हैं। इसके अलावा जो Cl- क्रिस्टल होते हैं ये सतह से विसरित हो जाते हैं और विसरित होने के बाद यहाँ पर ये जो है सोडियम परमाणुओं के साथ मिलकर NaCl क्रिस्टल बना देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं कि जो भी NaCl क्रिस्टल बना देते हैं तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान होता है इसमें यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इस स्थान को ले लेता है। इसी स्थान को यहाँ पर ले लेने पर ये बनता है F केंद्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से एक Cl- जो है बाहर चला गया और जब Cl- बाहर चला गया तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, धातु आधिक्य का मतलब ये है कि या तो उसमें धनायनों की संख्या बढ़ा दी जाए, यानी कि जो प्लस आयन है उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए, या फिर जो ऋणायन है यानी कि जो माइनस आयन है उनकी संख्या को कम कर दिया जाए। तो यहाँ से जब Cl- बाहर चला गया तो इसका मतलब इसमें ऋणायनों की कमी हो गई, और जब ऋणायन की कमी हो गई तो इसका मतलब जो प्लस आयन था उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। जब प्लस आयन की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप बता सकते हैं कि क्रिस्टल में जो धातु सोडियम है इसका आधिक्य हो जाएगा, और जब धातु सोडियम का आधिक्य हो जाएगा तो इससे यहाँ पर जो है धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, वही यहाँ पे लिखा गया है, जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को क्षार धातु की वाष्प में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं तथा क्लोरीन आयन जो है वो क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं और सोडियम परमाणुओं के साथ मिलकर NaCl देते हैं। ऐसा सोडियम प्लस आयन प्राप्त करने के लिए जो है सोडियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित कर लेता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाने वाली इन ऋणायनिक रिक्तियों को F केंद्र कहते हैं। इसके अलावा बताएंगे कि इससे क्रिस्टल में धातु सोडियम का आधिक्य हो जाता है, अतः इसे धातु आधिक्य दोष भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, धातु न्यूनता दोष। यह दोष परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाली धातुओं के यौगिकों जैसे कि FeO, इसके अलावा FeS, NiO द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अशुद्धि दोष। तो अब इसके लिए पहले फिगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अशुद्धि दोष के लिए आपको उदाहरण समझना है। जैसे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक NaCl का क्रिस्टल दिया गया आपको इस प्रकार से। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये Na+, Cl-, Na+ और Cl-। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको इसकी संरचना दी गई है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पहले क्रिस्टल बना लेंगे आप पूरा इस प्रकार से, Na+, Cl-, Na+, Cl-, यहाँ पर भी हो जाएगा Cl-, Na+, Cl- और Na+, इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो सोडियम क्रिस्टल दिया गया है, जब इस सोडियम क्रिस्टल में हम लोग यहाँ पर स्ट्रोंशियम क्लोराइड यानी कि SrCl2 इसकी अशुद्ध मिला देते हैं, या फिर कह सकते हैं SrCl2 जो है सूक्ष्म मात्रा में मिला देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो SrCl2 है इसमें Sr जो है ये होता है 2+ और जो Cl होता है ये होता है माइनस। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपको ये दिया गया है यहाँ पर Sr2+, तो अब ध्यान दीजिए ये जो है ये Cl- के दो आयनों को संभाल सकता है, और यहाँ पर जो ये Cl- है ये Na+ के एक अणु द्वारा संभाला जाएगा, यानी कि Na+ और Cl- इसके द्वारा संभाल लेगा, और Sr2+ है तो यहाँ पर ये क्लोरीन के जो है दो आयनों को संभाल लेता है। तो यहाँ पर होता क्या है, इसमें से जो सोडियम परमाणु यानी कि Na+ है इसके यहाँ से दो आयन जो है वो गायब हो जाएंगे, यानी कि Na+ के जो है दो आयन यहाँ से गायब हो जाएंगे, यानी कि लुप्त हो जाएंगे। जब यहाँ से Na+ के दो आयन लुप्त हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जो Sr2+ है ये इस स्थान को आके यहाँ पर ग्रहण कर लेगा, यानी कि इसकी जगह पर अब आ जाएगा
2+, क्योंकि ये 2 क्लोरीन परमाणुओं को संभाल लेगा, इसलिए यहाँ से ये 2 गायब हो गए और ये Sr2+ आ गया। तो ध्यान दीजिए ये आया तो एक ही स्थान भरा, एक स्थान यहाँ पर रिक्त रह गया और 2+ आयन यहाँ से गए थे और 2+ आयन आ गए। और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि वैद्युत उदासीनता जो है बनी रहे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए Sr2+ हो गया और Na+ दोनों यहाँ से गायब हो गए। तो अब ध्यान दीजिए ये स्थान यहाँ पर रिक्त रह गया। तो अब ये यहाँ पर जो रिक्त संख्या रह गई, इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है इसे हम लोग बोलते हैं अशुद्धि दोष। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा गया है इसमें कि यह दोष किसी बाह्य आयन की उपस्थिति के कारण होता है। तो बाह्य आयन अभी आपको बताया गया था Sr2+, तो इसकी उपस्थिति के कारण जो है होता है। तो उदाहरण में वही लिखा गया है कि NaCl में SrCl2 की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कुछ Sr2+ आयन जो है Na+ का स्थान ले लेते हैं, यानी कि Sr2+ आयन जो है वो सोडियम आयन का स्थान ले लेते हैं। अतः उत्पन्न रिक्तियों की संख्या SrCl2 की मात्रा के बराबर होती है। तो इससे हम लोग बोलते हैं अशुद्धि दोष। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ठोसों के विद्युतीय गुण। तो इस गुण के आधार पर ठोस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा ठोस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए पहला आप बता सकते हैं इसमें चालक, इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं यहाँ पर अचालक, अचालक या फिर इसे बोलते हैं विद्युत रोधी। याद रखिएगा अचालक या फिर विद्युत रोधी। और इसके अलावा तीसरा यहाँ पर हो जाएगा अर्धचालक। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि ठोसों के विद्युतीय गुण के आधार पर जो है ठोस 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और इसके अलावा अर्धचालक। अब इन तीनों के बारे में आप समझ लीजिए। चालक, चालक के बारे में आप बता सकते हैं कि चालक वे होते हैं जिनसे विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है। याद रखिए चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा जो है वो सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है। इसके अलावा अचालक के बारे में बता सकते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। चालक वे हैं जिनसे विद्युत धारा जो सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है और अचालक वे होते हैं जिनसे विद्युत धारा जो सुगमता से प्रवाहित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक के बारे में आप बता सकते हैं कि ये कुछ स्थितियों में जो है चालक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि कुछ स्थितियों में जो है इनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। उस स्थिति के लिए आप याद रखिएगा उच्च ताप, यानी कि तापमान यहाँ पर उच्चतम होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी पदार्थ में अशुद्ध मिलाकर, याद रखिएगा अशुद्ध मिलाकर, यानी कि अशुद्ध मिलाकर या फिर जो है आप बता सकते हैं उच्च ताप पर, इन्हें क्या बना सकते हैं आप अर्धचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अर्धचालक आप बता सकते हैं जैसे कि सिलिकॉन, इसके अलावा आप जर्मेनियम बता सकते हैं, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो है अर्धचालक होते हैं। इनमें जो है उच्च ताप और इसके अलावा इनमें अशुद्ध मिलाकर जो है इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो याद रखिएगा चालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो सकती है, अचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्धचालक वे होते हैं जिनमें कुछ परिस्थितियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर चालक और इसके अलावा अर्धचालकों में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है, इसको समझने के लिए बैंड सिद्धांत आपको पढ़ना होगा। बैंड सिद्धांत, तो अब ध्यान दीजिए इसके लिए बैंड सिद्धांत आपको पढ़ना है। तो बैंड सिद्धांत के लिए ध्यान दीजिए, बैंड सिद्धांत में जो है 2 प्रकार के बैंड होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले इसमें 2 प्रकार के बैंड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2 प्रकार के बैंड होंगे इसमें जो है, एक होता है आपका चालकता बैंड और इसके अलावा दूसरा इसमें होता है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड या फिर बोल सकते हैं आप संयोजकता बैंड या फिर संयोजक बैंड। तो एक होता है आपका चालकता बैंड या दूसरा होता है आपका संयोजी बैंड। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए और इनके बीच में यहाँ पर जो ये दूरी होती है इन दोनों के बीच में, इसे बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। याद रखिएगा इस दूरी को बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। तो बैंड सिद्धांत में याद रखिएगा यहाँ पर इसमें 2 प्रकार के जो है बैंड उपस्थित होते हैं, एक होता है आपका संयोजक बैंड और दूसरा होता है चालक बैंड। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इससे हम लोग बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। तो वही यहाँ पर लिखा गया है बैंड सिद्धांत में कि प्रत्येक तत्व में 2 प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं, संयोजक बैंड तथा आगामी उच्च रिक्त बैंड या फिर उसे बोलते हैं चालकता बैंड। और इन दोनों बैंडों के मध्य की दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं।
तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो संयोजी बैंड होता है इसकी ऊर्जा कम होती है और जो चालकता बैंड होता है इसकी ऊर्जा जो है अधिक होती है। तो यहाँ पर संयोजी बैंड की ऊर्जा कम होने के कारण ये जो है इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, यानी कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं इस प्रकार से। तो संयोजी बैंड में ऊर्जा कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं और जो चालकता बैंड होता है ये पूर्णतः जो है खाली होता है। तो यहाँ पर जब संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है चालकता बैंड में पहुँच जाता है, ध्यान दीजिए, जब संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है चालकता बैंड यानी कि चालक बैंड में पहुँच जाता है तो वहाँ पर जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। लेकिन अगर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है वो चालक बैंड में नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ पर जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसी के आधार पर जो है चालक और अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अब ध्यान दीजिए इस बैंड सिद्धांत के अनुसार पहले चालक के लिए, तो अब पहले चालक के लिए ध्यान दीजिए आप इसमें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है चालक बैंड और यहाँ पर जो चालक बैंड होता है ये चालक बैंड है आपका, ध्यान दीजिए, चालक बैंड या फिर बोल सकते हैं आप चालकता बैंड, इतना हुआ। और यहाँ पर जो आपका संयोजी बैंड होता है उसके बारे में याद रखिएगा, संयोजी बैंड जो है वो अतिव्यापी होता है। अतिव्यापी का मतलब इसी के बहुत पास होता है, ये आपका हो जाएगा संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड जो है इसमें इसके अतिव्यापी होता है, यानी कि इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत ही कम, लगभग नगण्य या फिर कह सकते हैं लगभग शून्य होता है। तो यहाँ पर संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बड़ी ही सुगमता से जो है चालक बैंड में चले जाते हैं और जब बड़ी सुगमता से चालक बैंड में चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाती है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि धातुओं में जो संयोजकता बैंड है, याद रखिएगा, धातुओं में संयोजकता बैंड आंशिक रूप से भरा होता है या फिर आप बता सकते हैं कि रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन करता है, जिससे विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन सरलता से प्रवाहित हो सकते हैं और धातु चालकता दर्शाते हैं। इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा आप यहाँ पर अचालक। तो अचालक के लिए ध्यान दीजिए, अचालक में मान लीजिए ये यहाँ पर आपको दिया गया है चालक बैंड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है चालकता बैंड और इसके अलावा ये आपको दिया गया है यहाँ पर संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। तो इस संयोजी बैंड में और चालकता बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ऊर्जा अंतराल इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको पार नहीं कर पाते, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको पार करके चालक बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं और जब चालक बैंड में पहुंच ही नहीं पाएंगे तो वह विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि विद्युत रोधियों में या फिर बता सकते हैं अचालकों में यह ऊर्जा अंतराल जो है इतना अधिक होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसे पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर विद्युत धारा जो है सुगमता से प्रवाहित नहीं होती, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा यहाँ पर अर्धचालक। तो अब अर्धचालक के लिए ध्यान दीजिए, अर्धचालक में मान लीजिए ये आपको यहाँ पर दिया गया है चालकता बैंड, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया है चालकता बैंड, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है चालकता बैंड। अब इसके बाद ध्यान दीजिए और यहाँ पर आपको ये दिया गया है संयोजी बैंड, इस प्रकार से संयोजी बैंड या फिर बोल सकते हैं आप संयोजक बैंड ये दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें भी आपको बताया गया इसके लिए दो स्थितियाँ होती है, यहाँ पर जो ऊर्जा अंतराल दिया गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसके लिए आपको दो कंडीशन बताई गई, एक तो यहाँ पर जो संयोजक बैंड होता है यहाँ पर जो है इसका ताप बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं जैसे कि सिलिकॉन, इसके अलावा आपको बताया गया सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम। तो यहाँ पर जो पदार्थ है अगर इनका ताप बढ़ा दिया जाए, यानी कि यहाँ पर ताप जो है इनका उच्च कर दिया जाए, तो जब ताप उच्च करेंगे तो ताप उच्च होने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी, ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है उच्च हो जाएगी और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है चालक बैंड में पहुंच जाएगा और जब चालक बैंड में पहुंच जाएगा तो वहाँ पर विद्युत धारा जो है इससे प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए अर्धचालक जो होते हैं वो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही विद्युत के सुचालक होते हैं और यहाँ पर जो इनके बीच का ऊर्जा अंतराल होता है ये भी कम होता है। तो अगर आप इनके बारे में बताना चाहो तो आप बता सकते हैं कि अर्धचालकों में ऊर्जा अंतराल कम होता है, इस कारण कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजक बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं। इस प्रकार अर्धचालक जो है वो अल्प चालकता
दर्शाते हैं। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता जो है बढ़ जाती है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अर्धचालक के बारे में आपको बताया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्धचालक के प्रकार, यानी कि अर्धचालक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अर्धचालक के बारे में आप बता सकते हैं कि अर्धचालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, पहला आप बता सकते हैं इसे शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक या फिर आंतरिक अर्धचालक, या फिर आप बोल सकते हैं निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। ध्यान दीजिए, पहला जो है शुद्ध, या फिर आप बोल सकते हैं आंतरिक, या फिर बता सकते हैं निज अर्धचालक। इसके अलावा जो दूसरा होता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पर अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा कि अर्धचालक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध या फिर आंतरिक, दूसरा अशुद्ध या बाह्य। शुद्ध या आंतरिक के बारे में आप बता सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं कि वे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, यानी कि निज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में जो है शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जिनमें कोई अपद्रव्य जो है नहीं मिला होता है। याद रखिएगा कि निज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है। तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम लोग शुद्ध या आंतरिक या फिर निज अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसके अलावा अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, तो अभी आपको यहाँ पर बताया गया है शुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक में अगर कोई 3 संयोजकता वाला अथवा 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिला दिया जाए, यानी कि जो अभी आपको शुद्ध अर्धचालक बताया गया है, इस शुद्ध अर्धचालक में शुद्ध अर्धचालक प्लस इसमें जो है त्रिसंयोजी, यानी कि 3 संयोजकता वाला अथवा 5 संयोजी, त्रिसंयोजी या फिर 5 संयोजी, यानी कि 3 संयोजकता वाला अथवा 5 संयोजकता वाला कोई पदार्थ या फिर अशुद्ध मिला दी जाए, तो अशुद्ध मिला दी जाती है तो पदार्थ की चालकता जो है बहुत बढ़ जाती है। इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग अपमिश्रण। याद रखिएगा, इस क्रिया को क्या बोला जाता है? अपमिश्रण। और इस प्रकार जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे बोलते हैं अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, शुद्ध अर्धचालक के बारे में आप बता सकते हैं कि निज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है। इस प्रकार इन पदार्थों को शुद्ध, आंतरिक या निज अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। और इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अथवा 5 संयोजी जैसे कि बोरान या फिर आर्सेनिक मिला दिया जाए तो पदार्थ की चालकता जो है बहुत बढ़ जाती है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं अपमिश्रण। और इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक या फिर बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, या फिर इससे आप बोल सकते हैं पी प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक। और दूसरा होता है एन प्रकार अर्धचालक। एक होता है पी प्रकार अर्धचालक और इसके बाद होता है एन प्रकार अर्धचालक। तो अभी आपको बताया गया था जब शुद्ध अर्धचालक में कोई 3 संयोजकता अथवा 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाते हैं तो उसकी चालकता जो बहुत बढ़ जाती है। इससे हम लोग बोलते थे अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 प्रकार के अर्धचालक आपको बताए गए, एक पी प्रकार और दूसरा एन प्रकार। तो याद रखिएगा, जब हम लोग शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता, ध्यान दीजिए, जब शुद्ध अर्धचालक में जो है 3 संयोजकता यानी कि 3 संयोजी वाला पदार्थ मिलाया जाएगा तो वहाँ पर जो अर्धचालक प्राप्त होगा उससे बोलेंगे पी प्रकार अर्धचालक। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी या शुद्ध मिलाई जाती है तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक यानी कि पी प्रकार अर्धचालक कहते हैं। इतना आप इसके बारे में लिख सकते हैं।
इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हैं कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालकों को n प्रकार अर्धचालक कहते हैं। तो इस प्रकार आप इनकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।